नमस्कार, स्वागत है आपका ज्ञान वृक्ष के इस ऑनलाइन क्लास में। दोस्तों, यहाँ आप देख रहे होंगे कि हेडिंग डाला हुआ है भारत के प्रमुख बंदरगाह। बंदरगाह सुनकर के आपके दिमाग में कैसा ख्याल आ रहा है, क्या लग रहा है? देखिए, बंदरगाह क्या होता है सबसे पहले हम यही समझेंगे, उसके बाद हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे आप एयरपोर्ट के बारे में जानते होंगे। एयरपोर्ट जो होता है, हवाई जहाज वहाँ पर लैंड करती है और वहाँ से यात्रियों को लेकर के उड़ान भरती है। ठीक वैसे ही समुद्री जहाज सामानों को लाद करके और जहाँ पर उतारती है, मतलब एक जगह लादती है तो दूसरी जगह क्या करती है, उतारती है। मतलब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जो होता है समुद्री रास्ते से, वो इन्हीं बंदरगाहों के द्वारा किया जाता है। मतलब ये तटीय क्षेत्रों में, समुद्र के किनारे वाले क्षेत्रों में ये वैसे जगह होते हैं जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के लिए प्रमुख होते हैं। वहाँ से बड़ी बड़ी जहाजें अपना स्टेशन टाइप का ये होता है, वहाँ पर सामान लादती है और दूसरी जगह पर ले जाकर उतार देती है। ये बड़ी नदियों के पास भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर ये समुद्र में ही पाया जाता है। नदियों के किनारे ना के बराबर पाया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। देखिए, भारत में बंदरगाह कहाँ हो सकता है, दक्षिण भारत में कि उत्तर भारत में? तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, दक्षिण भारत में हो सकता है, क्योंकि समुद्र से लगा हुआ क्षेत्र कौन सा है? पूरा दक्षिण भारत का क्षेत्र है। जैसे ये क्षेत्र आप जो देख रहे हैं, ये जो एरिया आप देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा एरिया दक्षिण भारत में ये समुद्र से लगा हुआ है। मतलब ये गुजरात से लेकर के पूरा पश्चिम बंगाल तक का एरिया जो है ये समुद्र से लगा हुआ है, और उसी राज्य में बंदरगाह होंगे जो राज्य समुद्र से लगा होगा। अब बात आती है कि भारत में ऐसे कुल कितने बंदरगाह हैं, भारत में कुल बंदरगाहों की संख्या कितनी है? तो देखिए दोस्तों, भारत में अगर लगभग में अगर बात किया जाए तो 200 छोटे बंदरगाह है कुल मिलाकर के। मतलब कहने का है कि 200 छोटे और बड़े बंदरगाह हैं, लेकिन जो मेजर पोर्ट्स हैं, मतलब जो बड़े बंदरगाह है, ये कुल 13 है। तो देखिए, लगभग में अगर बात किया जाए तो लगभग 200 है, लगभग 200 कुल मिलाकर के बंदरगाह है। लेकिन अगर मेजर पोर्ट देखा जाए तो इनकी कुल संख्या है 13। मतलब इनका बड़े बंदरगाह जो है, बड़े बंदरगाहों की संख्या कितनी है? बड़े बंदरगाहों की संख्या कुल है 13। तो इसे ध्यान में रखना है, बड़े बंदरगाहों की कुल संख्या 13 है। और छोटे बंदरगाह जो हैं, छोटे बंदरगाह ये कुल कितने हैं? तो छोटे बंदरगाहों की कुल संख्या है 185। तो इसे ध्यान में रखना है, लगभग 185 में है, कुल मिलाकर के लगभग 200 माना जाता है कि 200 बंदरगाह हैं। तो बड़े बंदरगाह हो गए आपके 13 और छोटे बंदरगाह कितने हैं? लगभग 185, लगभग 200 बंदरगाह हमारे देश में है। अब यहाँ पर बंदरगाह को समवर्ती सूची में रखा गया है। मतलब कि आप संविधान में जब पढ़ेंगे तो 12 अनुसूची हैं। 12 अनुसूची में 7वीं अनुसूची में सभी विषयों को डिवाइड कर दिया गया है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में। तो उसी में से जो केंद्र सरकार के अंदर में आता है उसे संघ सूची में रखा जाता है, जो राज्य सरकार के अंदर में आता है उसे मतलब राज्य सूची में रखा गया है। लेकिन जो केंद्र और राज्य दोनों के अंतर्गत आता है उसे कहाँ रखा गया है? तो उसे समवर्ती सूची में रखा गया है। तो बंदरगाह जो है वो दोनों में आता है। तो बंदरगाह समवर्ती सूची का विषय है। मतलब कहने का है कि इसे समवर्ती सूची में रखा गया है, इसे बोलते हैं कंकरेंट लिस्ट। तो इसे याद रखिएगा, कंकरेंट लिस्ट में ये रखा गया है। अच्छा, तो मेजर पोर्ट हो गए आपके 13 हो गए, और स्मॉल पोर्ट्स कितने हो गए? 185। इसे हार्बर या पोर्ट भी कहा जाता है। अब देखिए, अब हम उन सभी 13 बंदरगाह को पढ़ेंगे जो मेजर है, छोटे बंदरगाहों को नहीं। कितना पढ़ेंगे आप? यहां से 1 नंबर लाना होता है, 1 नंबर आपको बड़े बंदरगाह से मिल जाएंगे। तो चलिए बड़े बंदरगाहों को हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से बड़े बंदरगाह हैं और किस किस राज्य में है। तो देखिए, यहां पर ये जो एरिया आप देख रहे हैं, ये एरिया है गुजरात का। कौन सा राज्य है ये? गुजरात। गुजरात हिंदी इंग्लिश दोनों में एक ही है। तो गुजरात के क्षेत्र में, गुजरात में एक बंदरगाह आपको मिलेगा। मैं एरिया यहां से बना देता हूं, ये मान लो गुजरात है। तो गुजरात में एक बंदरगाह आपको मिलेगा जिसका नाम है कांडला।
कांडला बंदरगाह। तो इसे ध्यान में रखिएगा, मैं पहले राज्य में बंदरगाहों को बता दे रहा हूं, उसके बाद मैं बारी बारी से बताऊंगा इनके बारे में। तो ये गुजरात में कांडला हो गया। गुजरात के बाद यहां पर महाराष्ट्र में देखेंगे, ये है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में आप देखेंगे तो यहां पर एक बंदरगाह है जिसका नाम है मुंबई, बंदरगाह का नाम है मुंबई। और एक और बंदरगाह है यहां पर जिसका नाम है नहावा सेवा, नहावा सेवा, नहावा सेवा, या इसे जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भी कहा जाता है, जेल नेहरू भी कहा जाता है। उसके बाद यहां पर एक स्टेट मिलेगा आपको गोवा। कौन सा है? छोटा सा दिख रहा है ना, गोवा। तो गोवा में एक बंदरगाह आपको यहां पर मिलेगा गोवा में, जिसका नाम है मार्मा गोवा, मार्मा गोवा। तो ये मार्मा गोवा है। उसके बाद गोवा के बाद यहां पर एक स्टेट है, यह है कर्नाटक, ये कर्नाटक है। और कर्नाटक में आपको एक बंदरगाह मिलेगा कर्नाटक में, इस बंदरगाह का नाम है न्यू मैंगलोर, न्यू मैंगलोर। तो इसे ध्यान में रखना है, ये न्यू मैंगलोर है। और उसके बाद यहां पर है केरल। तो केरल राज्य में भी एक बंदरगाह है, केरल राज्य में भी एक बंदरगाह है, इसका नाम है कोच्चि। केरल राज्य में भी एक बंदरगाह है, इसका नाम क्या है दोस्तों? कोच्चि। तो देखिए, अब एक बात याद करिए कि मैंने एक बार बताया था आप लोगों को कि इस तरीके का एक क्षेत्र मैंने दिखाया था कि इसको बोलते हैं पश्चिमी घाट। क्या बोलते हैं? पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट। और इसे बोलते हैं पूर्वी घाट, पूर्वी घाट मतलब ईस्टर्न घाट। तो ये वेस्टर्न घाट है और ये ईस्टर्न घाट है, मतलब ये पश्चिमी घाट हो गया, ये क्या हो गया? पूर्वी घाट। तभी तो ऊपर में उत्तर पड़ता है, नीचे दक्षिण पड़ता है। तो ये जितने भी बंदरगाह हैं, ये जितने भी बंदरगाह आप देख रहे हैं, ये सभी पश्चिमी घाट में है। मतलब इसे भी ध्यान रखिएगा कि ये पूरा का पूरा जो आप सिस्टम देख रहे हैं यहाँ का, ये सभी पश्चिमी घाट का बंदरगाह है, पश्चिमी घाट का बंदरगाह है। और ये इधर जो मैं बंदरगाह बताने जा रहा हूं वो सब कहां पड़ेंगे? ये पूर्वी घाट में पड़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। केरल के बाद यहां पर पड़ता है तमिलनाडु। तो ये है तमिलनाडु। अब देखिए तमिलनाडु में कौन कौन सा बंदरगाह है। तो यहां पर आपको एक बंदरगाह मिलेगा तूतीकोरिन, तूतीकोरिन बंदरगाह, तूतीकोरिन। उसके बाद तूतीकोरिन एक बंदरगाह यहां पर मिलेगा आपको, उसका नाम है चेन्नई। और एक बंदरगाह आपको मिलेगा एनौर, एनौर। तो आपको तमिलनाडु में 3 बड़े बंदरगाह देखने को मिलेंगे, तूतीकोरिन, चेन्नई और एनौर पोर्ट। तो ये सभी याद रखिएगा, इस तरीके से मैं इंडिकेट कर दे रहा हूं। अब इसके बाद जैसे आगे बढ़ेंगे तो ये तेलंगाना का क्षेत्र है जो समुद्र से नहीं लगा है। तो यहां पर ये है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में भी एक बंदरगाह आपको मिलेगा यहां पर, इसका नाम है विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम। ये विशाखापट्टनम है, इसे भी ध्यान में रखिएगा, आंध्र प्रदेश में है। उसके बाद यहां पर पड़ता है उड़ीसा, यह है उड़ीसा। उड़ीसा में एक बंदरगाह है, देखिए अगर दिखाई साफ साफ नहीं दे रहा है तो यहां पर सुनाई दे रहा होगा, उड़ीसा। उड़ीसा में एक बंदरगाह है जिसका नाम है पारादीप, पारादीप। और ये यहां पर है हमारा वेस्ट बंगाल, यह है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में एक बंदरगाह है, पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में बंदरगाह है आपका कोलकाता, कोलकाता, या इसे हल्दिया भी कहा जाता है, कोलकाता या हल्दिया। तो इसे ध्यान में रखना है। अब देखिए कुल कितने हुए?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। एक और बंदरगाह है यहाँ पर, इसका नाम है पोर्ट ब्लेयर। इस एरिया में, ये बंगाल का क्षेत्र है ना, बंगाल की खाड़ी का क्षेत्र है, तो बंगाल की खाड़ी के क्षेत्र में यहाँ पर एक मिलेगा आपको बंदरगाह जिसका नाम है पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर। और ये कहाँ है? ये अंडमान एंड निकोबार में है। पोर्ट ब्लेयर कहाँ है दोस्तों? ये अंडमान निकोबार में है। तो इसे याद रखिएगा, पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार में है। कुल मिलाकर के 13 बड़े बंदरगाहों के बारे में मैंने बता दिया, इसे ध्यान में रखना है आपको। 1 नंबर जरूर यहाँ से मिलेगा, क्योंकि देखिए 1 नंबर आपको प्राप्त करने के लिए कितना आपको पढ़ना पड़ेगा, आप समझ ही सकते हैं कि जीएस में 1 नंबर आपको लाने के लिए कितना ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। अब मान लो कि अगर आपके एग्जाम में 2 नंबर का करंट अफेयर्स आता है, तो समझ लीजिए कि पूरा करंट अफेयर्स आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी वो 2 नंबर मिलेंगे आपको। तो वैसे ही होता है कि अगर 1 नंबर आपको बंदरगाह से पूछा जा रहा है, तो पूरा का पूरा बंदरगाह के बारे में जानिए। अब देखिए, अब क्या है कि ये बड़े बंदरगाह हैं, तो मैं बता दे रहा हूं कि बाकी जो है 185 वो छोटे बंदरगाह है, उनके बारे में नहीं पढ़ना है, बड़े बंदरगाह से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अब यहां पर देख लीजिए कि जो बड़े बंदरगाह होते हैं वो केंद्र सरकार के अंडर में होते हैं। ये जरूर याद रखिएगा कि जो बड़े बंदरगाह है वो केंद्र सरकार के अंडर में होते हैं, केंद्र सरकार के देखरेख में होते हैं। और जो छोटे बंदरगाह होते हैं और वो जिस राज्य में होते हैं उस राज्य की राज्य सरकार की जिम्मेवारी होती है। तो ये दोनों बात याद रखिएगा कि छोटे बंदरगाह उस राज्य से संबंधित राज्य सरकार की देखरेख में होती है, और जो बड़े बंदरगाह होते हैं उनका देखरेख या संरक्षण कौन करता है? तो वो पूरा केंद्र सरकार के जिम्मे होती है। तो ये बात जरूर याद रखिएगा। और बंदरगाह जो है वो समवर्ती सूची का विषय है। अब चलिए बारी बारी से देखते हैं इन सभी बंदरगाहों के बारे में। सबसे पहले चलते हैं कांडला। ये जो कांडला बंदरगाह देख रहे हैं, जो भी मैं बोल रहा हूं इसे नोट्स बनाते जाइएगा, नोट में इसे लिखते जाइएगा कि देखिए कांडला बंदरगाह जो है ना, ये भारत का टाइडी पोर्ट कहा जाता है। ये भारत का मतलब टाइडल पोर्ट बोलते हैं, मतलब ये ज्वारीय बंदरगाह है, भारत का ज्वारीय बंदरगाह है, बहुत ज्यादा ज्वार आता है यहाँ। और इसका नाम हाल ही में चेंज कर दिया गया है। ये इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है? तो कांडला बंदरगाह का नाम चेंज करके कर दिया गया है पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। तो ये भी याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय। तो इसे याद रखेंगे। कांडला बंदरगाह का नाम बदल करके हाल ही में केंद्र सरकार ने क्या कर दिया है? जैसे एक बात और याद रखिएगा कि कोलकाता बंदरगाह का भी नाम चेंज किया गया है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, आप जानते हैं ना, श्यामा प्रसाद मुखर्जी नाम कर दिया गया है यहाँ पर। वैसे ही पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसका नाम कर दिया गया है? कांडला बंदरगाह का। तो पहले इसका किया गया, बाद में इसका किया गया है, तो इसे ध्यान रखना है। अच्छा, ये भारत का कर मुक्त बंदरगाह है। कर मुक्त कहने का मतलब टैक्स फ्री बंदरगाह है, यहाँ पर ये कर मुक्त बंदरगाह है, तो इसे भी याद रखिएगा, यह भारत का कर मुक्त बंदरगाह है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये गुजरात में पूरे पश्चिमी घाट, यहाँ देखिए, यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ तक, ये जो पश्चिमी घाट है, ये पूरे पश्चिमी घाट का सबसे प्राचीन बंदरगाह है, सबसे पुराना बंदरगाह है। क्योंकि जब इसका खुदाई हुआ वहां पर, तो देखा गया कि लोथल जो बंदरगाह है, आप पढ़े होंगे हड़प्पा सभ्यता में कि जब लोथल बंदरगाह जो था उसका साक्ष्य यहाँ पे प्राप्त हुआ है। तो ऐसा माना जाता है कि ये बहुत ही पुराना बंदरगाह है। तो पश्चिमी घाट का सबसे प्राचीन बंदरगाह माना जाता है किसको? कांडला बंदरगाह को, क्योंकि यहाँ से लोथल के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। अब उसके बाद बढ़ते हैं मुंबई बंदरगाह की तरफ। देखिए मुंबई बंदरगाह महाराष्ट्र में है, आप जानते होंगे, और यहाँ पर इसे भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। इसे भारत का क्या कहा जाता है? प्रवेश द्वार। बहुत ज्यादा व्यापार किया जाता है यहाँ से, मतलब भारत में समझिए कि सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह माना जाता है इसे। भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है ये मुंबई, याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसे भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। तो ये पॉइंट जरूर याद रखिएगा, कई बार पूछा गया है। मुंबई को भारत का प्रवेश द्वार, भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है, एंट्री गेट ऑफ इंडिया, भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। और भारत में सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? नेचुरल पोर्ट। तो ये हो जाएगा मुंबई। इस पे इतना ज्यादा भीड़ हो गया, मतलब इतना ज्यादा व्यस्त हो गया ये, कि इसकी व्यस्तता को कम करने के लिए इसके बगल में एक बंदरगाह बनाया गया जिसका नाम है नहावा सेवा बंदरगाह।
और नहावा सेवा बंदरगाह का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। ये याद रखिएगा। अगर आपसे कभी पूछा जाएगा कि मुंबई बंदरगाह के भार को कम करने के लिए किस बंदरगाह को बनाया गया, तो वो कौन सा बंदरगाह है भाई, तो वो है जवाहरलाल नेहरू यानी कि नहावा सेवा बंदरगाह। यहाँ से समझिए कि मतलब ज़्यादातर जो ऑटोमोबाइल्स होती है, ऑटोमोबाइल्स का निर्यात किया जाता है। तो ये याद रखिएगा कि भारत में सबसे ज़्यादा ऑटोमोबाइल्स का निर्यात कहाँ से होता है, तो नहावा सेवा से होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं। अगला है यहाँ पर मार्मागोआ। मार्मागोआ, अब देखिए मार्मागोआ जो है ये पड़ता है गोवा में। गोवा में मैंने पिछले वीडियो में बताया था आप लोगों को कि आयरन निकलता है वहां से। आयरन कौन सा आयरन, तो वो मैंने मैग्नेटाइट बताया था। मैग्नेटाइट लोहा निकलता है वहां, तो वहां से मैग्नेटाइट लोहा का निर्यात किया जाता है। मतलब ये लौह अयस्क एक्सपोर्ट करने वाला पोर्ट है। मतलब जो आयरन ओर होता है उसको एक्सपोर्ट करता है, लौह अयस्क को निर्यात करने वाला बंदरगाह है ये। तो इसे याद रखना है, महत्वपूर्ण है ये। मार्मागोआ बंदरगाह गोवा में पड़ता है। अच्छा, ये बात हो गई, इसे याद रखना है। उसके बाद ये है न्यू मैंगलोर। न्यू मैंगलोर पड़ता है दोस्तों कर्नाटक में। कर्नाटक में एक जिला है बेंगलोर, और बेंगलोर के बगल में है मैंगलोर, तो वहीं पर है न्यू मैंगलोर। न्यू मैंगलोर एक पोर्ट है, और यहाँ से भी लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है। ज़्यादातर ईरान के लिए, हमारा जो संबंध है ईरान के साथ, वो हम लोग यहाँ से ईरान देश के लिए लोहे का अयस्क निर्यात करते हैं, भेजते हैं। और आप लोग जानते होंगे कि कुद्रेमुख, कर्नाटक में कुद्रेमुख, बाबा बुदन की पहाड़ी, ब्रह्मागिरी की पहाड़ी, वो सब क्या है, आयरन का भंडार है। वहां से लोहा निकाला जाता है और आयरन ओर का एक्सपोर्ट किया जाता है। तो मार्मागोआ और न्यू मैंगलोर, इन दोनों से ही आयरन का एक्सपोर्ट किया जाता है। ये याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अच्छा, अब क्या है कि आप जानते होंगे कि कर्नाटक में कॉफी होता है, कॉफी ज्यादा होता है, तो यहां से कॉफी का भी एक्सपोर्ट किया जाता है। कॉफी को एक्सपोर्ट किए जाने के चलते यहां पर इसे कॉफी पोर्ट भी कहा जाता है। अगर आपसे कभी पूछ देगा कि भारत का कॉफी पोर्ट कौन सा है, तो भारत का कॉफी पोर्ट कौन सा है, न्यू मैंगलोर है। तो ये याद रखना है, कर्नाटक में पड़ता है। आगे देखेंगे कोची। देखिए कोची जो बंदरगाह है ये केरल में पड़ता है, और ऐसा माना जाता है कि जो कालीकट बंदरगाह है, कालीकट बंदरगाह उसी का एक रूप है ये। मतलब कि ऐसे तो कालीकट का नाम कोझीकोड कर दिया गया, शहर का नाम जो कालीकट शहर है, लेकिन जो बंदरगाह है वहां का उसका ही विस्तार है ये। मतलब कहने का उसी को बढ़ा करके मतलब उसको बढ़िया किया गया, और ये न्यू तरीके से डेवलप किया गया कोची बंदरगाह को। तो इसे याद रखिएगा, ये महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर भारत में नेवी का जो कमांड है, साउथ नेवी कमांड, देखिए नेवी के 3 कमांड है, ध्यान में रखिएगा, पूछा जाता है नेवी का 3 कमांड। नेवी के 3 कमांड, नेवी के 3 कमांड है। पहला पूर्वी, नेवी का पूर्वी कमांड कहाँ है, तो पूर्वी कमांड पड़ता है विशाखापट्टनम में। तो ये विशाखापट्टनम याद रखिएगा, विशाखापट्टनम। दूसरा है पश्चिमी, नेवी का पश्चिमी कमांड कहाँ है, तो नेवी का पश्चिमी कमांड पड़ता है मुंबई में। तो ये भी याद रखिएगा, मुंबई। और तीसरा है नेवी का दक्षिणी कमांड, दक्षिणी कमांड, तो ये पड़ता है कहाँ, तो यहाँ कोची में पड़ता है। तो इसे याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये तीनों में से कोई भी आ सकता है एग्जाम में कि नेवी का ये कमांड कहाँ है, पश्चिमी कमांड कहाँ है, पूर्वी कमांड कहाँ है, दक्षिणी। क्योंकि 3 ही कमांड इसलिए है कि पानी से लगा हुआ भारत का क्षेत्र 3 ही है, पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी। अब जम्मू कश्मीर में नेवी का कमांड थोड़े होगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर समुद्र से नहीं लगा है। तो ये तीनों याद रखिएगा, पूर्वी विशाखापट्टनम, पश्चिमी मुंबई, दक्षिणी कोची में। अच्छा, कोची में जहाज बनाने और मरम्मत करने की दूसरी सबसे भारत की बड़ी कारखाना है। जो जहाजें, पानी वाली जहाजें बनती है, उसका नाम है कोचिन शिपयार्ड। तो इसे भी याद रखिएगा, कोचिन शिपयार्ड यहीं पर है। यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा जहाज बनाने और मरम्मत करने वाला कारखाना है। आगे है यहाँ पर, यह है तूतीकोरिन।
अब देखिए तूतीकोरिन जो है ये तमिलनाडु में पड़ता है। ये जरूर याद रखिएगा राज्य, लेकिन इसको शुरू करने से पहले एक बात और समझ लीजिए कि यहां से इधर की ये सारे बंदरगाह कौन से हैं? पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट में स्थित बंदरगाह है। और यहां से इधर मैं अब पूर्वी घाट के बारे में बताना जा रहा हूं। तो लास्ट में प्रश्न आप देखेंगे कभी कभी कैसे पूछ देता है, लास्ट में मैं बता दूंगा कैसे पूछा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वी घाट में स्थित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पश्चिमी घाट में स्थित नहीं है? ऐसे करके प्रश्न पूछा जाता है। तो ये सब आप तो ध्यान रखेंगे तो हो ही जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो ये तूतीकोरिन आप देख रहे हैं, ये पूरे भारत का सबसे दक्षिणतम बंदरगाह है। साउदर्न पोर्ट ऑफ इंडिया तूतीकोरिन, मतलब भारत का सबसे दक्षिणतम बंदरगाह, मतलब इससे दक्षिण में कोई बंदरगाह नहीं है भारत का। सबसे भारत में दक्षिण में कौन सा बंदरगाह है भाई? तो यह है तूतीकोरिन, इसे याद रखिएगा। अच्छा, पोर्ट ब्लेयर को छोड़ करके, क्योंकि पोर्ट ब्लेयर भी है लेकिन इसके जितना नीचे नहीं है, यहां पर पड़ जाता है पोर्ट ब्लेयर, तो इसे याद रखिएगा, भारत का सबसे दक्षिणतम पोर्ट है। उसके बाद अच्छा, तूतीकोरिन जो बंदरगाह आप देख रहे हैं, तूतीकोरिन बंदरगाह से मोतियों का निर्यात होता है। मोती समझते हैं ना आप लोग, मोती, हीरा मोती जो होता है, तो मोतियों का निर्यात यहां से किया जाता है, यह भी याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। आगे हम देख रहे हैं ये चेन्नई, तो जो चेन्नई पोर्ट है ये भारत का सबसे पुराना बंदरगाह है और आर्टिफिशियल है। इसे कहीं नोट करके लिख लीजिएगा कि चेन्नई भारत का, सारा बात नोट करिएगा, सिर्फ यही नहीं, चेन्नई भारत का सबसे प्राचीन एवं कृत्रिम कहने का मतलब आर्टिफिशियल, कृत्रिम बंदरगाह है, इसे याद रखेंगे। चेन्नई भारत का सबसे प्राचीन एवं आर्टिफिशियल पोर्ट है, कृत्रिम बंदरगाह, इसे याद रखना है। अच्छा, मैं बताऊंगा लास्ट में कि कैसे पहचानेंगे हम कि कौन बंदरगाह कृत्रिम है और कौन नेचुरल है। तो देखिए यहां पर, अब ये जो चेन्नई है, यहां पर एक बीच है जो बड़ा फेमस है, समुद्र पर बीच होता है ना, यहां पर एक बीच है जिसका नाम है मरीना बीच। मरीना बीच बड़ा फेमस है, ये कई बार मैं देखा हूं एग्जाम में पूछा गया है कि मरीना बीच कहाँ है, तो चेन्नई में स्थित है, इसे याद रखिएगा, इसी बंदरगाह पर है मरीना बीच, बंदरगाह के बगल में। अब उसके बाद इतना बात याद रखिएगा, ये भारत का सबसे पुराना बंदरगाह है और कृत्रिम बंदरगाह है। आगे है कि अच्छा, चेन्नई बंदरगाह में हुआ क्या था एक बार कि ये इतना पुराना हो गया कि इसका जो पानी है, मतलब होता है ना कि समुद्र के तट से लगा हुआ जल होता है, तभी तो नाव आ पाएगी। तो हुआ क्या कि समुद्र का लेयर धीरे धीरे, समुद्र का पानी जो है, लेयर नहीं, समुद्र का पानी स्तर जो है वो धीरे धीरे दूर तक चला गया, मतलब दूर होता चला गया। तो जहाजों को आने में दिक्कत हो रहा था, तो उसका खुदाई किया गया, बहुत दूर तक उसे खुदाई करके पानी को मतलब अंदर तक लाया गया, तब जाके जहाज यहाँ पे आ पाती है। अब देखिए यहाँ पर एनौर बंदरगाह है। एनौर बंदरगाह में एक पॉइंट याद रखिएगा कि भारत का एकमात्र ऐसा बंदरगाह है, एनौर बंदरगाह एक ऐसा बंदरगाह है जो एडीबी की सहायता से बनाया गया। एडीबी कहने का मतलब कि एशियन डेवलपमेंट बैंक की सहायता से बनाया गया, एशियाई विकास बैंक की सहायता से बनाया गया था। तो इसे याद रखिएगा। एक पॉइंट बताइए तो, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय है फिलीपींस की राजधानी मनीला में, याद रखेंगे। और इसी के सहायता से ये बंदरगाह बनाया गया था, एनौर। तो ये भी याद रखिएगा, इसमें कुछ खास नहीं है। अब देखिए ये महत्वपूर्ण है, विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम पड़ता है आंध्र प्रदेश में। भारत का सबसे गहरा एवं प्राकृतिक बंदरगाह है। भारत का सबसे गहरा, यहां पर नोट करके लिख लीजिएगा, भारत का सबसे गहरा एवं प्राकृतिक बंदरगाह है कौन? अब ये नहीं कि सिर्फ यहीं पढ़िएगा, भारत का सबसे गहरा एवं प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? विशाखापट्टनम। इसे याद रखिएगा, विशाखापट्टनम भारत का सबसे गहरा एवं प्राकृतिक बंदरगाह है। और ये डॉल्फिन नोज पहाड़ी के पीछे बसा हुआ है। जो यहाँ पहाड़ी है, उस पहाड़ी का जो बनावट है डॉल्फिन जैसा है, मतलब डॉल्फिन मछली के नाक के जैसा बनावट है, इसलिए उस पहाड़ी का नाम रखा गया है डॉल्फिन नोज। तो दिस पोर्ट बिहाइंड द डॉल्फिन नोज माउंटेन, याद रखिएगा, ये जो पहाड़ी है वो डॉल्फिन नोज पहाड़ी के पीछे ये पोर्ट बसा हुआ है, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा गहरा है।
उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला है पारादीप। पारादीप उड़ीसा में है, बहुत ही प्रमुख बंदरगाह है उड़ीसा का, और यहाँ से भी लोहे का निर्यात होता है, क्योंकि आपको पता होगा कि उड़ीसा में सबसे ज़्यादा लोहा का उत्पादन होता है। तो आयरन का सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट अगर होता है कहीं से, तो वो कहाँ से होता है? पारादीप बंदरगाह से होता है, उड़ीसा के पारादीप बंदरगाह से। तो ये याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। उड़ीसा के पारादीप बंदरगाह से लोहे का अयस्क का निर्यात किया जाता है, या लोहा भी निर्यात किया जाता है। उसके बाद जो ये देख रहे हैं आप, कोलकाता या हल्दिया, ये भारत का एकमात्र नदियां बंदरगाह है। नदियां कहने का मतलब क्या कि ये रिवर्स के मुहाने पे बना हुआ है, ये हुगली नदी के मुहाने पे है। ऐसे जनरली बंदरगाह कहाँ होते हैं? देखिए दोनों अलग अलग है, कोलकाता और हल्दिया। कोलकाता से 40 किलोमीटर दूर है हल्दिया, मतलब इसको ये ज़्यादा व्यस्त हो जाने के चलते इसको बनाया गया था, तो इसे याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन कोलकाता या हल्दिया के नाम से भी सही जाना जाता है। तो ये हुगली नदी के मुहाने पर है, मतलब ये भारत का एकमात्र पोर्ट है जो नदी के मुहाने पर स्थित है। तो मतलब कि इसे नदियां बंदरगाह भी कहा जाता है। अगर आपसे कभी प्रश्न पूछ देगा कि भारत का एकमात्र नदियां बंदरगाह कौन सा है, तो ये बताएंगे कोलकाता या हल्दिया। तो इसे याद रखिएगा। इसका नाम हाल ही में बदल करके कर दिया गया है श्यामा प्रसाद, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे याद रखना है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी किस बंदरगाह का नाम कर दिया गया है? तो ये कर दिया गया है कोलकाता या हल्दिया बंदरगाह का नाम कर दिया गया है। तो ये सभी बंदरगाह जो आप देख रहे हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये सभी पश्चिमी घाट के पूर्वी घाट के बंदरगाह हैं। ये सभी पूर्वी घाट के बंदरगाह हैं, और ये सभी कहाँ के हैं? पश्चिमी घाट के बंदरगाह हैं। अब देखिए, अब यहाँ पर एक लास्ट बंदरगाह है 13वां नंबर, ये पोर्ट ब्लेयर है। ये भी 13 बड़े बंदरगाहों में है। इसे कब शामिल किया गया? तो 2010 में शामिल किया गया था। 13वां भारत का सबसे ये बंदरगाह रहा है, सबसे बड़ा बंदरगाह 13वां। इसे 2010 में शामिल किया गया था। तो इसे याद रखना है। ये पड़ता है कहाँ? अंडमान निकोबार में। अब देखिए, अब एक चीज याद रखिएगा, जनरली ऐसे ही होता है। आप याद रखेंगे कौन सा बंदरगाह आर्टिफिशियल है और कौन नेचुरल है, कौन कृत्रिम है और कौन प्राकृतिक है। देखिए, इस एरिया में आप याद रखेंगे कि इस एरिया में इस बंदरगाह को याद रखिएगा। पश्चिमी घाट में नहावा सेवा जो है, ये नहावा सेवा, पश्चिमी घाट में जो ये नहावा सेवा देख रहे हैं, यानी कि जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, ये कृत्रिम बंदरगाह है। तो इस एरिया में, पूरे पश्चिमी घाट में, ये अगर कृत्रिम है तो बाकी के सारे कैसे बंदरगाह हैं? ये सभी क्या है? नेचुरल है, प्राकृतिक बंदरगाह। ये भी प्राकृतिक है, 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 और ये बीच में नेचुरल है। तो इसे याद रखिएगा कि ये आर्टिफिशियल है, ये मतलब कृत्रिम है, तो बाकी सारे क्या है? बाकी सारे नेचुरल है। इसमें याद रखेंगे आप कि इस पूर्वी घाट के बंदरगाह में अगर विशाखापट्टनम का बंदरगाह ये प्राकृतिक बंदरगाह, तो बाकी सारे जो बंदरगाह इधर देख रहे हैं, ये सभी कैसे हैं? ये सभी आर्टिफिशियल हैं। मतलब कहने का इस तरीके से याद रखिएगा, ज़्यादातर ऐसे ही होता है। तो ये उसके बाद ये इसे याद रखेंगे, महत्वपूर्ण है ये। तो समझ रहे हैं ना, ये प्राकृतिक है तो बाकी सारे क्या हो जाएंगे? आर्टिफिशियल। और ये तो इतने बंदरगाहों के बारे में आप समझ गए। यही सब बातें थी बंदरगाहों के बारे में, और यहाँ से 1 नंबर आप पकड़ लेंगे एग्जाम में। ये प्रश्न कभी कभी ऐसे पूछा जाता है कि पश्चिमी घाट में कौन सा बंदरगाह नहीं है, तो आप याद रखिएगा कि कांडला, मुंबई, नहावा सेवा, मरमागोवा, न्यू मंगलोर और कोची, ये सब पश्चिमी घाट में पड़ता है। उसके बाद कोलकाता, विशाखापट्टनम, पारादीप, एनौर, चेन्नई, तूतीकोरिन, ये सभी कहाँ पड़ता है? ये सभी कहाँ पड़ेगा? पूर्वी घाट में पड़ेगा। तो इसे याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। बंदरगाह हमारा समाप्त हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय।